हाँ तो मित्रों, हम फिर हाजिर हो गए अपना सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को लेके। और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग पुनः अनुच्छेद 19 से चालू करते हैं। कल हम लोगों ने, जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक हमने पढ़ाया था। वो वीडियो चैनल पे है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके आगे अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 19 जो कहता है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम लोग इसको देखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या क्या चीज़ों को बताया गया है। अब इसमें देखा जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, जो कि मूल अधिकार में आप स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे इसको आप। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसमें 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके है। तो जो 1 है इसके विषय में बात किया जाए तो इसमें लिखा ही है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही शब्द यहाँ लिखा गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। और दूसरे में बात किया जाए शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इसकी बात की गई है यहाँ, इसकी बात यहाँ की गई है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है इसको भी देखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अब चौथे को देखा जाए, चौथे में क्या बताया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अबाध रूप से कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। संचरण करने की स्वतंत्रता। अब ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा में देखा जाए क्या दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता।
छठवें में देखा जाए क्या दिया गया है, इसको ए हट गया। अब इसको देखा जाए, ए हट गया, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, इसको हटा दिया गया। और सातवें में देखा जाए, इस पे लिखा है कि उपजीविका, उपजीविका कारोबार व्यापार करने का अधिकार। ये जो उपजीविका है, जीवन को चलाने के लिए कुछ चीज़ों को, आवश्यक चीज़ें जो उसको तो ज़रूरी है करना। आखिर आजीविका कैसे चलेगी? कोई व्यापार करेगा, कोई कारोबार करेगा, कोई नौकरी करेगा, तो ये सब करने की स्वतंत्रता है। कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं अपनी उपजीविका को चलाने के लिए, तो ये हमें सेवन कहता है। अच्छा, इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, क ख ग घ अंग। अब च को हटा दिया गया है और ये छ वाला है। कुछ बुक में ऐसा मिल जाएगा, कुछ बुक में ये मिल जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये हटा दिया गया है और ये जी। तो ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। इसको भी ध्यान में रखना होगा, प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आता है। प्रेस स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत रखा गया है। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे संविधान में। अब इसको जैसे आप लोगों ने देखा है, इसको ए बी सी डी ई एफ जी, एफ को हटा दिया गया है, च को हटा दिया गया, 6 नंबर को हटा दिया गया है। अब इसको जी कहते हैं, इसको 6 कहते हैं, उसको 7 कहते हैं। तो ये कई चीज़ों में अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। जैसा कि अनुच्छेद 20 में आप लोगों को मालूम हो, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात किया गया है। इसके सब क्लास जैसे कि 20(1), 20(2), 20(3), इसमें बात बताई गई है कि आखिर अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कौन कौन सी बातें हैं। इसको नीचे व्याख्या कर दी गई है 1, 2, 3, 4 सब क्लास बना के। तो इसको हमें आपको देखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वो ऐसा कार्य करने के समय में जो अपराध के रूप में आरोपित हो। मतलब कोई व्यक्ति अपराध के लिए जब तक मतलब कि दोषी नहीं ठहराया जाएगा कि जब तक कि उसे नहीं लग रहा है कि हमने अपराध किया है। ये हो गया है। ये 20(2) कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर दिया है
तो एक बार अपराध किया तो एक बार के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, ये नहीं कि एक बार किया तो कई बार सजा दिया जाएगा। ये 20(2) का प्रावधान है। और 20(3) की बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए या साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो गया। इसके कहता है कि कोई व्यक्ति 20(2) कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध एक बार किया तो उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं दंडित किया जाएगा। और यही बात यहाँ कही गई है उसको बदल के कि अपने विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 20(2) का प्रावधान है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 का दायरा तो बहुत बड़ा है। और अगर हम ये बोलें कि भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेदों में अगर 10 अनुच्छेदों की बात किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण 10 अनुच्छेदों की बात किया जाए, तो उसमें से एक अनुच्छेद 21 होगा। अब ऐसा क्या है इस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया गया है, मतलब जीवन जीने का अधिकार की बात किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमामयी जीवन कैसे जिएगा वो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। इसे कह सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आए हैं कि रात्रि में नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, शुद्ध हवा में शुद्ध वायु को ग्रहण करने का अधिकार और विदेश भ्रमण करने का अधिकार, और इसमें तमाम प्रकार के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। जैसे कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी भी घायल व्यक्ति को, एक डॉक्टर का सर्वोपरि दायित्व होगा कि किसी भी घायल व्यक्ति को पहले उपचार करे, और सब उसकी चीज़ें बाद में होंगी, रिपोर्ट लिखी जाएंगी, कौन जांच करने के लिए आएगा, वो सब चीज़ें। अगर कोई घायल व्यक्ति है तो डॉक्टर का सर्वोपरि कर्तव्य है कि उसके जीवन को बचाया जाए पहले। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, इसमें तमाम वाद आए हैं, ये आपको बड़ा ज़रूरी समझना है। जैसे कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एक तो ये इम्पोर्टेंट केस है, इसमें एक वाद ये है। और जो दूसरा वाद है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ये इम्पोर्टेंट दो इसमें मुकदमे इम्पोर्टेंट हैं। तो बहुत सारे डिसीजन, पर दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें विदेश भ्रमण करने की, विदेश जाने का अधिकार, और इसमें बताया गया है कि डॉक्टर का
सर्वोपरि कर्तव्य। दो चीज़ों को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 21 हो गया। अब इसी के साथ में अनुच्छेद 21 क की बात कर लिया जाए। अनुच्छेद 21 क जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इस जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में इसका स्थान नहीं था मूल अधिकार में। ये 1986 में 2002 में 6वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो उस समय अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया संविधान में। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये आया कहाँ से? इसको देख लीजिए, 6वां संविधान संशोधन संशोधन 2002, यहाँ से इसको जोड़ा गया 21 का। इसमें बताया गया है कि राज्य का दायित्व होगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे राज्य सरकार। ये इम्पोर्टेंट है याद करना, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, ग्रहण करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का प्रावधान है शिक्षा का अधिकार। 6वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया हमारे संविधान में। और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया है, ग्रहण करने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, ये राज्य का दायित्व होगा। राज्य का दायित्व, प्रावधान। अनुच्छेद 21 का की बात हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है उसको देख लिया जाए। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात किया गया है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी, राज्य किसी को गिरफ्तार करेगा, उसको क्या क्या संरक्षण दिया गया, क्या क्या उसके पास अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हमारा संविधान दिया है उसे, कि मनमानी तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो सकती किसी की, पहला नंबर। तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसकी बात यहाँ की गई है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कि अगर राज्य किसी को गिरफ्तार कर रहा है, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रहा है, तो उस नागरिक के पास क्या क्या दायित्व उसको समझना जरूरी है। मनमाने ढंग से नहीं गिरफ्तार कर सकती है। तो इसके भी सब क्लास हैं। 22 क, 22 ख और 22 ग से 3 प्रावधान इसमें बताए गए हैं कि गिरफ्तारी के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, जिससे कि किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसको क्या क्या चीज़ों को बताया जाएगा।
अब इसमें क जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कारण बताया जाएगा। कारण बताना होगा। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पहला नंबर वो कारण बताएगी कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है, और वो आपको मनपसंद, आप विधि व्यवसायी से बात करेंगे, मतलब एडवोकेट, आप अपने मनपसंद के एडवोकेट से, अधिवक्ता से आप सलाह ले सकते हैं। ये प्रावधान 22 का है। 22 का में बताया गया है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है, राज्य किसी की गिरफ्तारी करती है तो उसे पहले कारण बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और जब गिरफ्तारी हो गई उस व्यक्ति का तो अपने मनपसंद के अधिवक्ता से सलाह ले सकता है, अपना राइट पूछ सकता है कि हमारा जमानत कैसे होगा, आखिर हमें क्यों पुलिस गिरफ्तार की। ये 22 का प्रावधान है। अब 22 ख की बात किया जाए तो इसमें यही है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे पुलिस या राज्य पेश करे। तो इसमें 24 घंटे में एक बात को बड़ा ध्यान देने की योग्य है, इसमें जो छुट्टी का समय है और आने जाने का समय, अवकाश का समय, अवकाश का समय प्लस आने जाने का समय, इसको दोनों को, अवकाश का समय प्लस आने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने राज्य या राज्य की पुलिस उस व्यक्ति को पेश करेगा। अच्छा, यहाँ जो ये मजिस्ट्रेट की बात किया गया है, यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट शब्द आया है ये प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। अब इसमें तहसील स्तर के अलग हो जाते हैं, जिला स्तर के अलग हो जाते हैं। तो इसमें तहसील स्तर के होते हैं तो